नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल साहित्यिक मुसाफिर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट का जो पेपर होता है हमारा हिंदी विषय से, उसमें लगी 21 कहानियां हमारी है जो उनको पढ़ने का क्रम हमने शुरू किया है। आज हम अपने अगले चरण पर हैं, देखते हैं इसी चरण में प्रेमचंद जी की हमारी 2 कहानियां हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, दुनिया का अनमोल रत्न और ईदगाह कहानी। तो देखते हैं क्रम वाइज। पहले हमारा जो तरीका है पढ़ने का वो यही है कि पहले कवि का जीवन परिचय, कवि का रचना संसार, उसके बाद फिर आगे का क्रम कवि कहानी पर जाते हैं। कहानी में फिर हम देखते हैं हमारे पात्र कितने हैं, पात्रों का क्या क्या रोल है, ठीक है। फिर उसके महत्वपूर्ण कथन, किसी आलोचक ने कह रखा है उनके बारे में कुछ, तो वो भी नोट करते हुए चलते हैं। ये कहानी किस पत्रिका में छपी, कब लिखी गई, ये सब हम महत्वपूर्ण कथन है, इन्हें देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय उर्फ नवाब राय था, ठीक है। क्या था प्रेमचंद जी का नाम? धनपत राय उर्फ नवाब राय। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, और उर्दू में नवाब राय, ठीक है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में, वो कब हुआ? 1880 में। कहाँ हुआ? लमही वाराणसी में। और मृत्यु कहाँ हुई? 8 अक्टूबर 1936 को काशी में हुई। याद रखिए, जन्म हुआ 80 में, मृत्यु 1936 में। काशी में मृत्यु और जन्म हुआ बनारस में। इनकी माता का नाम आनंदी देवी, ठीक है। माता का क्या नाम था? आनंदी देवी, और पिता का नाम अजायब राय। इनके दादा गुरु सहाय राय पटवारी थे। इनके दादा का नाम था गुरु सहाय राय, ठीक है। क्या नाम था? गुरु सहाय राय पटवारी थे, और पिता क्या थे? पोस्ट मास्टर इनके, ठीक है। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया। प्रेमचंद कितने साल के थे? 8 वर्ष के, तभी इनकी माता का निधन एक गंभीर बीमारी से हो गया, ठीक है। अब बच्चे के पालन पोषण के लिए पिता ने क्या किया? पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली मां आ गई, ठीक है। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा मदरसा से शुरू हुई, इसलिए अपनी शुरुआती दौर में जब इन्होंने लिखना शुरू किया, उर्दू में लिखते थे प्रेमचंद जी। इनकी कई रचनाएं ऐसी हैं जो पहले उर्दू में लिखी गई, उसके बाद उन्हें हिंदी में उनका अनुवाद कार्य किया, स्वयं प्रेमचंद जी ने ही किया, ठीक है। सन 1919 में बीए की डिग्री प्राप्त करी। बीए का फाइनल हुई इनकी 1919 में। प्रेमचंद की शादी मात्र 15 वर्ष की आयु में हुई। 18 साल, देखिए 8 साल के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। 15 साल के हुए तो इनकी शादी तय हो गई। प्रेमचंद जी की जो 15 साल की उम्र में शादी थी, इनकी सौतेली माँ के जो पिता थे, सौतेले नाना, उन्होंने इनकी शादी तय कर दी। एक अधिक उम्र की महिला थी जो दिखने में भी बदसूरत थी, उनसे 15 साल के लड़के प्रेमचंद की शादी तय हो गई, और शादी हुई भी, ठीक है। किंतु कुछ समय बाद क्या हुआ? उनका तलाक हो गया प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद की माता कैथी भाषा में कविताएं लिखा करती थी। जो प्रेमचंद की माता थी, जो मर गई, ठीक है, 8 साल की छोड़ के इन्हें जो मर गई, वो कैसी भाषा में लिखती थी? कैथी भाषा में कविताएं लिखा करती थी इनकी माता। स्कूल के दिनों में प्रेमचंद जी को वकील बनने की चाह थी। स्कूल के दिनों में क्या चाहते थे प्रेमचंद जी? वकील बनना, लेकिन वे गरीबी के कारण नहीं कर पाए वो पढ़ाई, वकालत की छोड़नी पड़ गई उन्हें। प्रेमचंद की पहली शादी, देखिए जो पहली शादी हुई 1915 में, ये रही, उनके सौतेले नाना ने तय की। लड़की प्रेमचंद की उम्र से बड़ी होने के साथ बदसूरत भी थी। पहली पत्नी के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा, देखिए मुंशी प्रेमचंद जी स्वयं लिखते हैं, कहते हैं प्रेमचंद जी कि उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। पहली पत्नी के स्वभाव से दुखी होकर उन्होंने अपने पिताजी के निर्णय के बारे में लिखा। लिखते हैं पत्नी के बारे में कि जब मैं, वो उम्र में मुझसे ज्यादा थी, जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। फिर पिताजी के स्वभाव के, और फिर पिताजी के बारे में लिखते हैं, ठीक है।
कि पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक कठोर खाई बना दी और उसमें स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे तय कर डाली। अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं ऐसा। फिर दयाराम संगम इनके मित्र थे। कौन थे? प्रेमचंद जी के करीबी मित्र दयाराम संगम। इनका बहुत अधिक रोल है इनके जीवन में, प्रेमचंद जी के। दयाराम संगम, ठीक है, वे कानपुर से जमाना पत्रिका निकालते थे। दयाराम संगम जी कानपुर से जमाना पत्रिका निकालते थे। उन्हीं के साथ प्रेमचंद भी साथ में मिलकर इस पत्रिका को निकालते, ठीक है, इसका संपादन करते थे। उन्होंने ही धनपत राय को प्रेमचंद का नाम दिया। क्या था? देखिए, प्रेमचंद की एक रचना है, ठीक है, एक कहानी संग्रह इनका प्रकाशित हुआ जो कि देशभक्ति से भरा हुआ कहानी संग्रह था। उसमें 5 कहानियां थी, सारी देशभक्ति की कहानियां थी। उस समय अंग्रेजी सरकार ने उन कहानियों को इकट्ठा किया और जब्त कर दिया, ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया। और इन्हें बुला करके उस समय के कलेक्टर साहब ने बहुत डांटा फटकारा कि तुम अगर इस तरह कहानियां लिखोगे तो तुम्हें ये दे दूंगा, सजा कर दूंगा, ये जेल में डाल दूंगा, वो सजा कर दूंगा, फलान ठिकाना। तो इन्होंने क्या कहा ठीक है साहब, मैं अपनी जितनी भी प्रतियां मेरी बाहर हैं उन्हें मैं वापस ले लेता हूँ। अपनी कहानी इन्होंने वापस ले ली। तो इनके मित्र ने इन्हें सलाह दी कि ऐसा करो, अब तुम प्रेमचंद नाम से मत, धनपत राय से मत लिखो, प्रेमचंद नाम से लिखो। प्रेमचंद नाम का भी सजेशन इन्होंने मित्र ने ही दिया इनके। इन्होंने मित्र ने कहा कि अब तुम दूसरे नाम से लिखो। तो इन्होंने बोला किस नाम से लिखे भाई? बोला प्रेमचंद के नाम से लिखो। तो प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने ही धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया। विधवा शिवरानी से विवाह करने की सलाह भी उसी ने ही दी। अब इनके मित्र ने क्या किया? एक विधवा थी, बाल विधवा स्त्री, ठीक है, बाल विधवा स्त्री जिसका विवाह बचपन में हो गया। अब पति मर गया कुछ समय बाद बीमारी से, या कहीं युद्ध में जाकर, कहीं भी किसी हारी बीमारी में, कैसे भी करके अब स्त्री वो जो विधवा हो गई, जिसका विवाह बचपन में केवल विवाह हुआ, न वो उसके घर गई, न कभी मिलना जुलना हुआ, ठीक है। अब वो स्त्री बेमतलब की विधवा हो गई। उसने कभी देखा भी नहीं कि मेरा पति है कैसा, पर बचपन में शादी हुई थी तो अब विधवा हो गई। तो प्रेमचंद जी ने क्या किया? इनसे विवाह किया, शिवरानी देवी से। शिवरानी देवी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी, ठीक है। पहली पत्नी वे थी जो बदसूरत थी दिखने में, इनके सौतेले नाना ने विवाह किया था उससे, करवाया था, सॉरी, इनके सौतेले नाना ने विवाह करवाया प्रेमचंद का। तो अब दूसरी पत्नी कौन आ गई? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी से विवाह हुआ इनका और सन 1906 में प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, ठीक है। शिवरानी देवी से प्रेमचंद को 3 संतान हुई। कितनी संतानें हुई? 3 संतानें हुई प्रेमचंद को। श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। कमला देवी श्रीवास्तव इनकी पुत्री हुई और ये दोनों इनके पुत्र हुए, श्रीपत राय और अमृत राय। अमृत राय बहुत ज्यादा मतलब नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही रचनाकार हमारे इनका नाम हिंदी साहित्य में आता है, इन रचनाकार का। अमृत राय ने अपने पिता की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही नाम से, ठीक है, और इन्हीं की प्रेमचंद जी की। और इनकी पत्नी ने क्या लिखा है? प्रेमचंद घर में, इनकी जीवनी शिवरानी देवी ने लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं। शिवरानी देवी के पिता का नाम क्या था? मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण शिवरानी देवी 1930 में 2 महीने जेल में भी रही। 1930 में शिवरानी देवी कहां रही थी? जेल में। कितने? 2 महीनों तक, ठीक है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी जीवनी प्रेमचंद घर में नाम से लिखी। किस नाम से लिखी? प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद जी ने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई हमारे भारत में, ठीक है, इंग्लिश में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। तो जब ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई भारत में, तो इसके अध्यक्ष के लिए प्रेमचंद जी को बुलाया गया। तो प्रेमचंद जी जब अध्यक्ष बनकर गए तो उन्होंने अपने भाषण में वहां पर कहा कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है, उसे विचारों से अपने प्रगतिशील होना चाहिए स्वभाव में, और जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है, उसे लेखक नहीं फिर कहना चाहिए। कहानी के बारे में प्रेमचंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कहानी के बारे में? कि कोई घटना कहानी नहीं होती जब तक कि वह किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त ना करे। कोई घटना
कहानी तब तक नहीं बन सकती जब तक वह किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को ना कहे। ठीक है, आगे प्रेमचंद अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। किसके? अंग्रेजी के भी। देखिए हम पढ़ चुके हैं बचपन में, इनकी शिक्षा कहाँ हुई? मदरसे में। हिंदी साहित्य जगत में इनका नाम है ही, और किसमें? अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे, 3 भाषाओं के। ठीक है, अच्छे जानकार थे। अपनी अधिकतम रचनाओं की रूपरेखा पहले वे अंग्रेजी में ही तैयार करते थे और फिर उसे हिंदी या उर्दू में विस्तार से लिखते। पहले अपनी कहानियों का या रचना उपन्यासों का ड्राफ्ट किस में बनाते? अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद उसको हिंदी या उर्दू भाषा में लिखते। प्रेमचंद ने 1901 ईस्वी में अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। कब की? 1901 में। प्रेमचंद की पहली मौलिक उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ठीक है, कौन सी है? ये याद रखिए, ये कौन सी कहानी है? पहली मौलिक उर्दू कहानी, प्रेमचंद की पहली मौलिक उर्दू कहानी दुनिया का अनमोल रत्न। दुनिया का अनमोल रत्न नाम इसलिए याद रखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लिखी है हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये नाम हो जाता है। और इस कहानी के बारे में जो एक कथन है कि ये पहली मौलिक उर्दू कहानी है, इसे याद रखिए और ये दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि प्रश्न बन सकता है यहां से। ये कब छपी? 1909 में जमाना पत्रिका में छपी। ठीक है, कब? 1909 में। सोजे वतन 1908 में उनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह था जिसे अंग्रेजों ने जब्त किया। हाँ, मैंने अभी चर्चा करी थी कि अंग्रेजों ने इनकी कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया, उससे पहले नवाब राय नाम से लिखते थे। ठीक है, तो सोजे वतन इनकी वह कौन सी रचना थी जिसे जब्त किया अंग्रेजों ने? सोजे वतन, ये इनका कहानी संग्रह था। इस कहानी संग्रह में 5 कहानियां थी इनकी। ठीक है, उर्दू में लिखी थी और इसमें सारी कहानियां देशभक्ति से प्रेरित कहानियां थी। उन 5 कहानियों में एक कहानी यह भी थी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह कहानी भी उसी में थी। ठीक है, मन्नन द्विवेदी डुमरियागंज बस्ती के तत्कालीन तहसीलदार की प्रेरणा से प्रेमचंद ने अपने अनुवाद की पुस्तकों को प्रकाशित करवाया। मन्नन द्विवेदी कौन थे? डुमरियागंज बस्ती के तत्कालीन तहसीलदार थे। उन्होंने प्रेमचंद को प्रेरणा दी कि आप जो अनुवादित कर रहे हैं पुस्तक, उनको प्रकाशित करवाइए, पुस्तकों का अनुवाद कीजिए और उन्हें प्रकाशित करवाइए। देखिए सोजे वतन में 5 कहानियां इनकी हैं। कौन कौन सी कहानियां हैं? अब नाम देखते हैं। इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और उर्दू प्रेम। देखिए इनके उर्दू नाम भी आप नोट कीजिए और हिंदी नाम भी नोट कीजिए क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है प्रेमचंद की रचना। ठीक है, उनको मिलान कीजिए मिलान कीजिए। कैसे मिलान कीजिए? एक बार ये नाम दे देगा इसके दुनिया व हुब्बे वतन। ठीक है, एक तरफ दे देगा सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दूसरा ये दे देगा कि इनके एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यासों में कुछ उर्दू उपन्यास है, कुछ उन्हीं का हिंदी में नाम है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा ये दूसरा नाम है, ये निकनेम है, ऐसा करके। ठीक है, तो उर्दू और हिंदी में ये रचना एक ही है, उसके नाम 2 हैं 2 भाषाओं में। ठीक है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो हमें पढ़नी है, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिल ए मातम, दुनिया का शौक का पुरस्कार। देखिए ये दे देगा। मान लीजिए मैं जो बताना चाह रहा था वो देखिए ये ऐसे बताना चाह रहा था, दुनिया इसके दुनिया व हुब्बे वतन का नाम दे देगा एक तरफ दे देगा सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ठीक है, शौक का पुरस्कार दे देगा इस तरफ और इस तरफ देगा सिले मातम। कहेगा इनको क्रम से मिलाइए कौन सा कहां मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, इसलिए कह रहा हूं कि इन्हें नोट कीजिए, इनकी उर्दू नाम भी और हिंदी नाम भी। प्रेमचंद का रचना संसार देखिए हम। देखिए प्रेमचंद का प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज है। हिंदी कहानी संग्रह पूरा पूछा गया है। ठीक है, प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज है जो कि 1917 में लिखा इन्होंने। ठीक है, और वो कौन था? सोजे वतन 1907-8 में प्रकाशित हुआ था कहानी संग्रह, उर्दू भाषा में था। और ये किस भाषा में? हिंदी कहानी संग्रह, यानी हिंदी भाषा में हिंदी कहानियों का संग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। कहानी संग्रह है देखिए सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम 25 1929, प्रेम परसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम
प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। ठीक है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की, बता चुके हैं कि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, 300 प्लस कहानियां हैं लगभग इनकी। ठीक है, तो इनमें से सारे नाम तो याद करने मुश्किल है, तो जो नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो इनकी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है तो वो भूलने तो बिल्कुल नहीं है। और कुछ ऐसी प्रसिद्ध रचनाएं इनकी हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, अन्य पाठ्यक्रमों में है, किंतु बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रसिद्ध है। जैसे कफन, ये एमए के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। ठीक है, हमारे इसमें भी लगा हुआ है, और यहाँ तक कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो ये कहानी तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, कफन। ठीक है, ये 1936 में इनकी कहानी लिखी गई, कफन, और ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है, कफन। ठीक है, ये चरम यथार्थवादी रचना है इनकी, प्रेमचंद जी की। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा 1914 को और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच को माना है। देखिए, ये नाम नोट कीजिए, कमल किशोर गोयनका। इन्होंने क्या कहा है कि प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वह परीक्षा है 1914, और अंतिम कहानी कौन सी है, क्रिकेट मैच। ठीक है, अंतिम कहानी कफन मानी जाती है, किंतु विद्वानों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने तर्क हैं। ठीक है, तो इनका नाम जरूर नोट कीजिए कि इन्होंने माना है, कमल किशोर गोयनका जी ने। अंतिम रचना कौन सी मानी है, क्रिकेट मैच। आगे, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी का प्रकाशन दिसंबर 1910 में जमाना में हुआ। ठीक है, अब प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी छपी, हम पीछे देख चुके 1917 में उनका कहानी संग्रह निकला था। ठीक है, सप्त सरोज नाम से, हिंदी में। अब ये कह रहे हो कहानी संग्रह नहीं, कहानी, केवल कहानी, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कब छपी, 1910 में, जमाना पत्रिका में, दिसंबर में। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी सौत। अब देखिए, इनकी पहली कहानी कौन सी है, बड़े घर की बेटी, और हिंदी की पहली कहानी, हिंदी देखिए, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी हो गई। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है। ठीक है, इनकी पहली कहानी कौन सी है, सौत, और उनके नाम से बड़े घर की बेटी। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ आलोचक इनकी कहानी पंच परमेश्वर 1916 को हिंदी की पहली कहानी और कफन 1936 को अंतिम कहानी मानते हैं। देखिए, उधर गोयनका जी ने परीक्षा को इनकी पहली कहानी माना है, यहाँ कुछ लोग पंच परमेश्वर को इनकी पहली कहानी मानते हैं, 1916 को पहली कहानी माना है, और कफन 1936 को अंतिम कहानी माना है। ठीक है, और उन्होंने अंतिम कहानी किसको माना था, क्रिकेट मैच को। ये कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की कुल कहानियों की संख्या कितनी है, 310। किनके अनुसार, गोयनका जी के अनुसार, जिनमें से 298 उपलब्ध है और 3 कहाँ है, पता नहीं भाई साहब कहाँ है, अनुपलब्ध है, 300 अनुपलब्ध हैं। प्रेमचंद की सभी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। मानसरोवर नाम से 8 भागों में है। कितने भागों में, 8 भागों में। किस नाम से, मानसरोवर के नाम से। मानसरोवर भाग 1, ठीक है, मानसरोवर भाग 1 1936 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल कितनी कहानियां हैं, 27 कहानियां हैं। ठीक है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कहानियां इस प्रकार हैं। देखिए अब कहानियां कौन कौन सी हैं। अलग योजना 1928 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये कहानियों का प्रकाशन वर्ष दिया गया है। कुछ कहानियों, इन कहानियों को मिला करके एक इतनी बड़ी पुस्तक जारी की गई जिसे मानसरोवर का नाम दिया गया। ठीक है, वो सारी कहानियां इनकी कुछ कुछ अलग अलग मतलब बुकों में है। ठीक है, 8 भागों में छापी गई है, क्योंकि एक साथ छापना बड़ा मुश्किल होता। तो जो सारी कहानियों का इकट्ठा है वो कहानी संग्रह हो गया। और ये जो इनकी सिंपल एक एक नाम लिखा हुआ, ये केवल कहानी है। कहानी संग्रह किस नाम से, मानसरोवर भाग 1। ठीक है, अब कहानी कौन सी है, अलग योजना 1928, माँ 1929, घर जमाई 1929, घास वाली 1929, पूस की रात 1930, ठाकुर का कुआं 1932, रसिक संपादक 1933, ईदगाह 1933, दिल की रानी 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934। ठीक है, इसमें
टोटल कितनी कहानियां हैं? 27। आपको क्या क्या नोट करना है बताता हूं। देखिए, मानसरोवर लिखिए, भाग 1 1936 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? 27। ये जरूर नोट कीजिए, इस कहानी संग्रह में 27 है। ठीक है, इसमें से भी महत्वपूर्ण आपके लिए बताता हूं। इन कहानियों में भी देखिए कुछ कहानियां ही दी गई हैं, इनमें भी बता देता हूं मैं। देखिए, वैसे तो प्रेमचंद जी के लिए सारी कहानियां ही महत्वपूर्ण है, पर जो आपको नहीं भूलनी है वो ये है पूस की रात, जो थोड़ी नामी कहानियां हैं। पूस की रात, अलग योजा, ठाकुर का कुआं, ठीक है, ईदगाह और नशा, बड़े भाई साहब, ये हो गई। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कहानियां। ठीक है, दूसरा मानसरोवर भाग 2। मानसरोवर के भाग 2 में 1936 में ये भी संपादित हुआ। ठीक है, संकलित हुआ। इसमें 26 कहानियां हैं, पहले में 27, दूसरे में 26। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण कहानियां हैं। 2 बैलों की कथा, ये तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, 1931 में प्रकाशित हुई। चमत्कार 1932, वैश्या 1933, जादू 1934, दूध का दाम 1934, मुफ्त का यश 1934, बासी भात में खुदा का साझा 1935, लॉटरी 1935, मिस पद्मा 1936। ठीक है, इसमें कितनी कहानियां हैं? 26। उनमें से कुछ नाम दिए गए हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। वो नाम ये है कि 2 बैलों की कथा, ठीक है, दूसरा मुफ्त का यश और दूध का दाम। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं भूलने, क्योंकि यही कहानियां, देखिए, दूध का दाम और मुफ्त का यश, ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी लगी पड़ी, इसलिए ये कहानियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनको याद करिए। ठीक है, इनका क्रम भी याद कीजिएगा। जो समय दिया गया 1934, 1934, 1931, ये समय याद कीजिएगा। इनके क्रम दे देता है लगाने के लिए, और कई बार ऐसे दे देगा कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की है, वो चुनिए आप। अब मानसरोवर भाग 3, इसमें 1938 में प्रकाशित हुआ ये। ठीक है, इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? 32, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कहानियां इस प्रकार है। मनुष्य का परम धर्म 1920, देखिए, मानसरोवर भाग 3 में 1938 में, ठीक है, संपादित हुआ। इसमें 32 कहानियां हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। मनुष्य का परम धर्म 1920, परीक्षा 1923, सौभाग्य के कीड़े 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, लैला 1926, गुरु मंत्र 1926, नरक का मार्ग 1925, स्वर्ग की देवी 1925, दंड 1925। इसमें आपको कौन कौन सी नहीं भूलनी है? एक तो परीक्षा 1923, दूसरा शतरंज के खिलाड़ी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, इन्हें याद कीजिएगा नाम। अगला है मानसरोवर भाग 4। मानसरोवर का चौथा भाग 1939 में आया। ठीक है, इसमें कितनी कहानियां हैं? इसमें कुल 20 कहानियां हैं, जिनमें से कुछ कहानियां महत्वपूर्ण हैं। वो ये है भूत 1924, सवा शेर गेहूं 1925, 2 सखियां 1928, सदगति 1930, मृतक भोज 1932। ठीक है, ये कहानियां हो गई। इनमें आपको जो नहीं भूलनी है, सदगति और सवा शेर गेहूं, ये आपको बिल्कुल कहानियां नहीं भूलनी है, ये याद करनी है, और इनका ईयर तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला मानसरोवर 5 भाग 1946 में आया। इसमें कितनी है? 24 कहानियां। ये याद करते चलिएगा, कहीं कहीं लिखते चलिए, बहुत जरूरी है। जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कहानी इस प्रकार है। ममता 1912, ईश्वरीय न्याय 1917, कजाकी 1926, हिंसा परमो धर्म 1926, सुजान भगत 1927, मंत्र 1928, पिसनहारी का कुआं 1928, इस्तीफा 1928। अब देखिए, मैं बताता हूँ, कजाकी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कहानी मिलेगी प्रेमचंद जी की, तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, हिंसा परमो धर्म। ममता कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिए, क्योंकि ममता रचना एक प्रसाद जी की भी है, इसलिए लिखिए, कंफ्यूजन ना हो। मानसरोवर भाग 6 1946 में आया। इसमें 20 कहानियां हैं। मेरी मातृभूमि है 1908, जुगनू की चमक 1916, धोखा 1916, चकमा 1922, आप बीते 1923, आभूषण 1923। मानसरोवर भाग 7, इसमें 1947 में आया ही है। इसमें कुल कितनी? 23 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 23, जिनमें कुछ इस प्रकार है। बड़े घर की बेटी
1910, दो भाई 1916, पंच परमेश्वर 1916, आत्माराम 1920, सुहाग की साड़ी 1922, जुलूस 1930, पत्नी से पति 1930, समर यात्रा 1930, शराब की दुकान 1930, मैकू 1930। याद रखिए, बड़े घर की बेटी। ठीक है, अब इसके बारे में तथ्य पढ़ चुके हैं हम। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी प्रकाशित हुई? बड़े घर की बेटी 1910। ठीक है, पंच परमेश्वर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि कुछ आलोचक क्या मानते हैं, पंच परमेश्वर इनकी पहली रचना है 1916 की। ठीक है, आत्माराम 1920, ये भी याद रखिए। वैसे ज्यादा नहीं है, दो चार और नाम बचेंगे जो मैं बता रहा हूं, उनके अलावा दो चार नाम और हैं, तो उन्हें आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि आपको ये कहानियां अरे कहां से आ गई, किसकी कहानियां हैं ये। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं इन्हें तो आपको कंठस्थ होना चाहिए, भूलना नहीं है इनको बिल्कुल भी। मानसरोवर भाग 8 में 1950 में आया ये मानसरोवर भाग 8। इसमें कुल 31 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 31, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कहानी इस प्रकार है। गरीब की हाय 1911, धर्म संकट 1913, नमक का दरोगा 1913 महत्वपूर्ण है। सौत 1915, विमाता 1919, पशु से मनुष्य 1920, हार की जीत 1922, लिख लीजिएगा ये भी। ठीक है, बॉडम 1923। ये हो गया इनकी कहानी संग्रह। अब कुछ और देखते हैं, इनकी विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियों का विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन। ठीक है, प्रेमचंद की जो मुख्य कहानियां है ना, किन किन पत्रिकाओं में कब कब छपी है, ये नजर मानना बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जमाना में 1907 में छपी, हम देख के आ चुके हैं। कहीं कहीं 1908 भी मिलता है, तो ऑब्लिक करके 1908 में लिख लीजिए। ठीक है, जहां 7 ना हो वहां 8 मारिए, जहां 8 ना हो वहां 7 मारिए, और जहां 7 हो वहां 7 ही मारिए। सोजे वतन जमाना में 1908 में छपी थी, जून में। सोजे वतन कब छपी? 1908 में, जमाना पत्रिका में। बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में 1910 में। नमक का दरोगा हमदर्द पत्रिका में छपी अक्टूबर 1913 में। हमदर्द में, कितने? हमदर्द में। हमको क्या याद रखना, देखिए जो नहीं बोल रहा है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसमें? जमाना में। और एक कहानी और कौन सी लगी है इनकी? ईदगाह, हमारे पाठ्यक्रम में, तो वो देखना है किस में लग रही है। ठीक है, किस पत्रिका में? ये किस में है? जमाना में। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, उसका जमाना बीत गया, अब याद रखिए ऐसे। परीक्षा प्रताप साप्ताहिक पत्रिका में छपी अक्टूबर 1914 में। सौत गोदावरी की कहानी सरस्वती में छपी, सरस्वती पत्रिका में, दिसंबर 1915 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कौन देख रहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब से कब तक? 1903 से 1920 तक लगभग। ठीक है, ये पत्रिका कब शुरू हुई? 1900 में। कब शुरू हुई? 1900 में। 1902 में इसका कार्यभार किसने संभाला? श्याम सुंदर दास ने। 1903 में किसने संभाला? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और ये कौन थे? 2002 में श्याम सुंदर दास। और 1900 में पत्रिका किसने शुरू करी? चिंतामणि घोष ने। चिंतामणि घोष ने। आगे देखते हैं। पंच परमेश्वर सरस्वती पत्रिका में मार्च 1916 में छपी। ठीक है, बैंक का दिवाला कैकासा पत्रिका में छपी फरवरी मार्च 1919 में। विमाता कहकसा पत्रिका में छपी जून 1919 में। ठीक है, आत्माराम जमाना पत्रिका में छपी 1920 में। मनुष्य का परम धर्म स्वदेश पत्रिका में छपी मार्च 1920 में। और ये जमाना पत्रिका कौन निकालता था? स्वयं प्रेमचंद अपने मित्र के साथ, दयाराम संगम जी के साथ। कहां से? कानपुर से। ठीक है, बूढ़ी काकी की अच्छी कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है, ये भी यूपीएससी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है।
इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये किस पत्रिका में छपी? कह कसा पत्रिका में जुलाई 1920 में। सुहाग की साड़ी प्रभा पत्रिका में छपी जनवरी 1920 में। हार की जीत किस पत्रिका में छपी? मर्यादा में। कब? मई 1922 में। बोड़म प्रभा अप्रैल 1923 में छपी प्रभा पत्रिका में। ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी किसमें छपी? माधुरी पत्रिका में अक्टूबर 1924 में। सवा शेर गेहूं कौन सी पत्रिका में छपी? चांद में। कब? नवंबर 1924 में। कजाकी कहानी कौन सी पत्रिका में छपी? माधुरी में अप्रैल 1926 में। हिंसा परमो धर्म माधुरी पत्रिका में छपी। कब? दिसंबर 1926 में। दो सखियां कहानी माधुरी पत्रिका में छपी फरवरी मई 1928 में। ठीक है। देखिए जो इसमें आपको नहीं भूलना है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, बड़े घर की बेटी, सोजे वतन, नमक का दरोगा, ठीक है, पंच परमेश्वर, विमाता आत्माराम, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कजाकी, हिंसा परमो धर्म। ठीक है। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये वही कहानियां जो मैंने यहां याद करने के लिए बोली है। ठीक है। बस इनके साथ क्या है, यहां पत्रिका भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मंत्र विशाल भारत में छपी इनकी कहानी। ठीक है। सुहाग का शव माधुरी पत्रिका में छपी जुलाई 1928 में। अलगयोजा अलगयोजा खाके परवाना पत्रिका में 1928 में छपी और जमाना पर पत्रिका में 1929 में फरवरी में छपी। देखिए ये कहानी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कब छपी? खाके परवाना में 1928 में और जमाना में 1929 में। माँ कहानी माधुरी पत्रिका में छपी। कब? जुलाई में 1929 में। घास वाली माधुरी पत्रिका दिसंबर 1929 में छपी। पूस की रात माधुरी पत्रिका में छपी मई 1930 में। ठीक है। पूस की रात। मेकू हंस पत्रिका में जून 1930 में छपी। सदगति प्रेम कुंज पत्रिका में 1930 में। कब? 1930 में। प्रेमचंद प्रेम कुंज पत्रिका में। जेल कहानी हंस पत्रिका में छपी फरवरी 1931 में। दो बैलों की कथा कहानी हंस पत्रिका में अक्टूबर 1931 में छपी। किसमें? हंस पत्रिका में। कब? 1931 में। दो बैलों की कथा। ये ठाकुर का कुआं जागरण पत्रिका में छपी। किसमें? जागरण पत्रिका में 1932 में। बेटों वाली विधवा चांद पत्रिका में कहानी छपी मई 1931 में। ईदगाह चांद पत्रिका में छपी अगस्त 1933 में। नशा कहानी रहनुमा ए तालीम जनवरी 1934 में छपी। बड़े भाई साहब हंस पत्रिका में छपी नवंबर 1934 में। कब? हंस पत्रिका में 1934 में। हंस पत्रिका कौन निकाल रहा था? स्वयं प्रेमचंद। कब शुरू करी इन्होंने? 1930 में। हंस पत्रिका 1930 में। उसके बाद इसी हंस पत्रिका का प्रकाशन का कार्यभार राजेंद्र यादव ने संभाला। कब? 1986 में। ठीक है। ये कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका अर्थात महीने में निकलने वाली। ठीक है। महीने में निकलती थी ये पत्रिका। इस मासिक पत्रिका को निकालते थे प्रेमचंद। कहाँ थे? बनारस के पास, वहां से निकालते थे। बाद में जब राजेंद्र यादव ने निकालना शुरू किया इस पत्रिका को 1986 में, तो वो कहां से निकालते थे इस पत्रिका को? दिल्ली से। कफन किसमें छपी? जामिया में दिसंबर 1935 में। इसका 1935 दिया है, इसका 1936 है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 35 मिलता है, कहीं कहीं 36, पर 1936 इसका ऑथेंटिक है। पर अगर 36 ना हो तो 35 मार दीजिएगा। ये नहीं करना है कि 36 नहीं दिया तो हम 35 नहीं मारेंगे। ठीक है। कई बार एनटी ऐसा करता है, 36 ना देकर 35 दे देता है, तो लगाना पड़ता है वो। क्रिकेट मैच कहानी जमाना पत्रिका में छपी जुलाई 1937 में। ठीक है। हिंदी साहित्य संसार में प्रेमचंद एक सफल कथाकार, सहृदय उपन्यासकार एवं सशक्त निबंधकार की हैसियत से कदम रखते हैं। ठीक है। प्रेमचंद हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। प्रेमचंद को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार। ठीक है। अनुवादक उपन्यासकार नहीं, मौलिक खुद से लिखने वाले उपन्यासकार माने जाते। ठीक है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है इन्हें।
आधुनिक हिंदी कथा का पितामह कहा जाता है। उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी इन्हें? शरतचंद्र ने। शरतचंद्र कौन थे? बंगाली रचनाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली रचनाकार थे। इन्होंने इन्हें क्या कहा है? उपन्यास सम्राट। ठीक है, उपन्यास सम्राट कहा है, ये कहकर उपाधि प्रदान की है। और ये नाम क्यों याद करना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इन्होंने एक तो प्रेमचंद जी के बारे में कहा है, दूसरा इन्हीं की जीवनी हमें पढ़नी है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी पड़ी है अन्य गद्य विधाओं में। विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा, और उस आवारा मसीहा को लिखने में प्रभाकर जी को 14 वर्ष लगे थे। अब इनके उपन्यास देखते हैं। ठीक है, कहानियां हम देख चुके हैं, कहानी संग्रह देख चुके हैं, अब उपन्यास देखते हैं। ठीक है, देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। बहुत ज्यादा फेमस, आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग जानते हैं इसको। मंगलसूत्र 1936 अपूर्ण रह गया था, पुत्र अमृत राय ने इन्हें पूरा किया। कब किया? 1948 में, 12 साल बाद पुत्र ने। इसीलिए कहा था मैंने, ये नाम याद रखिएगा, इनके पुत्र श्रीपत राय, अमृत राय और वो बेटी। ठीक है, 3 पुत्र थे इनके, 3 संतानें थी इनकी, 2 पुत्र 1 बेटी। अमृत राय ने इनका उपन्यास पूरा किया 1948 में, मंगलसूत्र उपन्यास जो अधूरा रह गया था प्रेमचंद जी का। ये सारे उपन्यास याद कर लीजिएगा, ज्यादा उपन्यासों है नहीं नाम इधर। ठीक है, और ये क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नाटक, इनके नाटक भी हैं, नाटक संग्राम, करबला और शबे रात। ठीक है, प्रेम की वेदी, ये नाटक भी इनका है, याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संग्राम 1929 में कलकत्ता, 1924 लखनऊ और 1933 बनारस। ठीक है, नाम याद रखिए, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, शबे रात। 4 नाटक है, केवल इनके 4 नाटक। इन्होंने जहां तक कहानियां लिखी, उपन्यास लिखा, नाटक की दुनिया में इनकी कम रचनाएं मिलती हैं, कम ही नाटक मिलते हैं पढ़ने के लिए। उर्दू नाम देखिए, उर्दू उपन्यास असरारे माविद 1903 में लिखा, इसी का हिंदी रूपांतरण वर्ष 1905 में किया, देवस्थान रहस्य नाम से। ठीक है, हम खुरमा और हम सवाब 1906 में, प्रेम अर्थात 2 सखियां, प्रेम अर्थात 2 सखियां, 2 सखियों का विवाह 1907। ठीक है, 1907 में लिखा, 6 में लिखा था हम खुरमा और हम सवाब, फिर 7 में उसको क्या किया, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह। ठीक है, यहां भी देखिए 2 नाम के, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह। ठीक है, कृष्णा 1907 में लिखा, इसको फिर गबन नाम से 1931 में लिखा। जलवाए निसार, जलवाए निसार 1912 में लिखा, इसको वरदान नाम से 1921 में लिखा। फिर बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न का सेवा सदन नाम से 1918 में, पहले 1917 में लिखा था उन्होंने उर्दू भाषा में। ठीक है, गौसा ए आफियत, देखिए मैं कह रहा था ना, गौसा ए आफियत प्रेमाश्रम नाम से 1922 में लिखा इन्होंने। चौगाने हस्ती उर्फ रंगभूमि 1925, मैदान अमल उर्फ कर्मभूमि। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या महत्वपूर्ण नाम दिखते हैं वो बताता हूं मैं। देखिए, एक उर्दू नाम इसका दे रखा है, बाजार हुस्न, गौसाए आफियत, जलवाए निसार, हम खुरमा और हम सबाब। ठीक है, चौगाने हस्ती, इनको दे करके इधर नाम उर्दू नाम दे देता है, इधर हिंदी नाम देता है, और इसको पूछता है कि इसमें मैच कीजिए कौन सा किसका नाम है। ठीक है, ये सारे नाम याद कीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? असरारे माविद। इसका दूसरा नाम क्या है? देवस्थान रहस्य। ठीक है, सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। सेवा सदन कैसा उपन्यास है? पहला प्रौढ़ उपन्यास। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प। ठीक है, मूल रूप से जो शुरू से ही हिंदी में लिखा प्रेमचंद ने, क्या नाम है उसका? 1926 में कायाकल्प नाम से लिखा। ठीक है, देखिए यहां कायाकल्प का नाम नहीं दिया इसलिए क्योंकि ये शुरू से ही प्रेमचंद ने किसमें लिखा? हिंदी भाषा में।
सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। रूठी रानी क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास कब लिखा? 1907 में। ठीक है, प्रेमचंद ने 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित कर प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया। क्या किया इन्होंने? 1931 में प्रेमा नाम से उपन्यास लिखा, इसे संशोधित कर प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया। जो प्रेमा उपन्यास है इनका, प्रेमा अर्थात दो सखियां का विवाह 1907, इसको संशोधित करके कब प्रकाशित करवाया? 1929 में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का परिवर्तन किया। कौन सी परंपरा का परिवर्तन किया प्रेमचंद जी ने? आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, अर्थात आदर्श की ओर उन्मुख। ठीक है, यथार्थवादी क्या करते हैं कि अपनी रचनाओं में, तो ये क्या होता है देखिए बताता हूं। यथार्थवादी, इनकी रचनाओं में जो समस्या होंगी ना वो यथार्थ होंगी, यथार्थवादी। ठीक है, परंतु जो उनका सॉल्यूशन होगा, उनका समाधान होगा, वो आदर्शवाद की ओर मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट में, जैसे हिंदी फिल्मों में हमारे होता है, अंत में आते आते सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, हैप्पी एंडिंग दिखा दी जाती है। उसी प्रकार से ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। ठीक है, समस्या इसमें दिखाई जाएगी, यथार्थवादी जो समाज में चल रही सच्चाई है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन, समाधान क्या होगा? हृदय परिवर्तन, HP करवा दीजिए। ठीक है, आदर्श की ओर मुड़वा दीजिए। देखिए, प्रेमचंद की हमने कहानियां देख ली, कहानी संग्रह देख लिए, उपन्यास देख लिए और नाटक देख लिए। अब हम इनके निबंध देखते हैं। ठीक है, इनके निबंध भाषा से संबंधित है, उपन्यास संबंधित है। ठीक है, इतिहास से संबंधित है, साहित्य से संबंधित निबंध है। कौन कौन से? साहित्य का उद्देश्य, इस बार पूछा था, साहित्य का उद्देश्य क्या है? सामने दिया था निबंध, नाटक, या तो इनके मिलान कीजिए। ठीक है, या बताइए कि ये नाटक है, निबंध है। आपको पता होना चाहिए कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, निबंध किसका है? प्रेमचंद जी का, ये भी याद रखिएगा। और किससे संबंधित है? साहित्य से। जीवन में साहित्य का स्थान, ठीक है, साहित्य का आधार, ये सारे निबंध प्रेमचंद जी के हैं। साहित्य में बुद्धिवाद, साहित्य में समालोचन, साहित्य में मनोविज्ञान, रूसी साहित्य और हिंदी, अंतर प्रांतीय साहित्यिक आदान प्रदान, साहित्यिक उदासीनता, संग्राम में साहित्य, फिल्म और साहित्य, साहित्य की नई प्रकृति, भाषा लिपि से संबंधित निबंध इनके देखते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्याएं, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, उर्दू हिंदी और हिंदुस्तानी शिरोरेखा क्यों हटानी चाहिए, ये सारे निबंध हैं इनके। कहानी उपन्यास से संबंधित निबंध, ठीक है, कहानी कला भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 भागों में लिखी इन्होंने एक निबंध कहानी कला नाम से। हिंदी गल्प कला का विकास, दंत कथाओं का महत्व, एक प्रसिद्ध गल्पकार के विचार, प्रेम विषयक गल्पों में अरुचि, उपन्यास, उपन्यास कला, ये सारे इनके क्या है? निबंध। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों एवं अन्य विषयों से संबंधित निबंध क्या है इनके, देखते हैं। सिनेमा और जीवन, ये निबंध है इनका। समाचार पत्रों के मुफ्तखोर पाठक, रुचि की विभिन्नता, जापान में पुस्तकों का प्रचार, अंग्रेजी ड्रामा, रोमारोला की कला, इसके अलावा भी कई अन्य और निबंध हैं इनके जो यहाँ नहीं लिखे हुए। ठीक है, यही नाम याद कीजिए, यही नाम नोट कीजिए, यही नाम ध्यान में कीजिए, बहुत जरूरी है, इतना ही काफी है। बाल साहित्य, महात्मा शेख सादी 1918 गोरखपुर, मनमोदक 1926, कुत्ते की कहानी 1936, दुर्गादास 1938, जंगल की कहानियां 1938, तलवार और त्याग 2 भागों में लिखा इन्होंने, रामचर्चा 1941 में लिखी। ठीक है, अब अनुवादित कार्य क्या क्या है इनका देखिए। टोल्स्टॉय की कहानियां 1923 में अनुवादित की, सुखदास इलियट के साइमन मैरिनर का अनुवाद, अहंकार, फ्रांसीसी उपन्यास अनातोला फ्रांस की थायस का अनुवाद,
फ्रांसीसी उपन्यासकार अनातोले फ्रांस की थायस का अनुवाद 1923 में। चांदी की डिबिया गल्सवर्दी के सिल्वर बॉक्स नाटक का अनुवाद है ये। किस क्या है? चांदी की डिबिया 1931। न्याय गल्सवर्दी के जस्टिस नाटक का हिंदी अनुवाद 1931 में किया। हड़ताल गल्सवर्दी के स्ट्राइक नाटक का हिंदी अनुवाद 1931 में। सृष्टि का आरंभ जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक बैक टू मैथ्यू सेल का अनुवाद, ये याद रखिए, बैक टू मैथ्यू सेल का अनुवाद 1929 में, सॉरी 1939। आजाद कथा रतननाथ पारासर ता फसाना ए आजाद का अनुवाद 1927 में किया। देखिए ये जॉर्ज बर्नार्ड शो की रचना है। क्या है? नाटक बैक टू मैथ्यू सेल। ये याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न सीधे सीधे आपका उसमें यूनिट 3 में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत, कि बैक टू मैथ्यू सेल किसकी रचना है, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा, मिलान के लिए दे देगा। ऑप्शन में 4 जॉर्ज बर्नार्ड शो की रचना है, ठीक है। आत्मकथा इन्होंने लिखी जीवन संसार 1933 में हंस में प्रकाशित हुई इनकी, ठीक है, जीवन सार आत्मकथा लिखी इन्होंने।